अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 का लेक्चर 37 एंड द लेक्चर इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, किस तरह से प्रोसेस करती है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट होती है, हम किस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करके अपने माइंड में रखते हैं, और इस चीज को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। अब सबसे पहले बार्लेट ने एक रिसर्च की थी, जिन्होंने स्टोरीज पर रिसर्च की कि इंसान किस तरह से स्टोरीज को परसीव करता है। हर इंसान किस तरह डिफरेंट एंगल से किसी भी सेम स्टोरी को परसीव कर रहा होगा। वो कल्चर्स के लिहाज से भी हो सकता है, वो उसके नॉलेज के मुताबिक भी हो सकता है। मे बी अगर कोई एक स्टोरी है या उसके अंदर मोबाइल फोन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी दूसरे मुल्क में मोबाइल फोन कहा जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में उसको सेल फोन कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो इंसान मोबाइल फोन के मुताबिक स्टोरी सुनेगा, लेकिन जब वो अपने किसी भी कल्चर के मुताबिक अपने इलाके में स्टोरी सुना रहा होगा, तो वो वहां पर सेल फोन का इस्तेमाल कर लेगा। तो इस तरह स्टोरीज किस तरह मेमोरी के मुताबिक जो है वो रीचेंज होती रहती हैं, रिफ्रेश होती रहती हैं। कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द मेमोरी भी होती है, जिसमें एक नेचर होती है कि मेमोरी को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है हमारे कोग्निटिव प्रोसेस की क्रिएटिव साइड को, जो हेल्प करती है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में और डिसीजंस बनाने में। इस तरह किस्म की जो क्रिएटिविटी है वो हेल्प करती है कि आप किस तरह, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं, ये वही क्रिएटिविटी होती है जो हेल्प करती है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने में। वेयर देर इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जहां भी कहीं इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट होगी, हम कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी के जरिए उसको फिल कर लेंगे। फिर आई विटनेस टेस्टिमनी। आई विटनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी था कि लोग जो है वो कहीं पर अगर किसी इंसान को देखते हैं जिसमें और फिर उस चीज़ की गवाही देते हैं कि मैंने इसको इस जुर्म में देखा था, लेकिन अगर वो वैसा नहीं होता तो उसके लिए बड़े मतलब कि किसी के दूसरे इंसान की लाइफ जो है वो इससे अफेक्ट हो सकती है। जैसे किसी एक की गवाही दी गई और 18 साल के बाद पता चला कि वो इंसान नहीं था, वो उससे मिलती जुलती शख्स, या उसकी मेमोरी कंस्ट्रक्शन में कोई इशू था जिसकी वजह से उसने आई विटनेस की जो एक किस्म की जो गवाही थी वो गलत दी थी। तो इस तरह आई विटनेस आइडेंटिफिकेशन के भी एरर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट आ जाते हैं कि आपकी अटेंशन की जो एसोसिएट जो हो रही है उसमें कोई एरर है या आपके फोकस करने में। अब एरर एसोसिएटेड विद अटेंशन में क्या होगा कि आप ज़्यादातर मेनली ये होता है कि हम हमारे जो मेमोरी के अंदर कंस्ट्रक्शन के जो इशू होते हैं, जिसकी वजह से हम उस अगले इंसान को सही तरह से पहचान नहीं पाते। इमोशंस ऑफन रन हाईली ड्यूरिंग कमीशन ऑफ क्राइम, एंड दिस कैन इफेक्ट व्हाट अ पर्सन पेज अटेंशन टू एंड व्हाट द पर्सन रिमेंबर लेटर, कि उसने किस तरह से अटेंशन दी थी उस वक्त जब वो वाकया हो रहा था, और उसके बाद उस इंसान को क्या याद रहता है। वन important example of how attention can affect a witness access to relevant information is weapon focus। यहाँ पर बात आती है फोकस की, कि जहाँ पर क्राइम हो रहा होता है अगर आप वहां पर देखते हैं तो आप उस इंसान पर फोकस कम करते हैं, बट आप वेपन पर फोकस ज्यादा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन में एरर आ जाता है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट है बिकमिंग फेमस ओवरनाइट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें सोर्स मॉनिटरिंग की जाती है और फेमिलियरिटी की जाती है। हम एक्सपेरिमेंट जो सोर्स मॉनिटरिंग का है उसको हम स्टडी कर लेते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उन्होंने बात की, एलिजबेथ फोकस एंड उन्होंने लॉफ्टस एंड उनके को वर्कर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह से हम जो क्वेश्चन हो रहा होता है वो भी किस तरह से हमारी मेमोरी पे अफेक्ट हो रहा होता है। एक सीरीज देखी जिसके अंदर दो जो कार्स हैं वो आपस में हिट करती हैं। अब उसके बाद कोई उनसे क्वेश्चन करता है और वो चार वर्ड्स यूज करता है। वन, एक वो कहता है कि जब रेड कार बैंड हो रही थी दूसरी कार के साथ, या वो कहता है कि जब रेड कार क्रैश हो रही थी, या वो कहता है कि जब रेड कार हिट हो रही थी, और फिर वो कहता है कि किसी दूसरे से क्वेश्चन करता है कि जब रेड कार मतलब दूसरी कार के साथ आकर स्टॉप हुई। तो वो जो उनके रिस्पॉन्स देखे गए पार्टिसिपेंट्स के, तो पता चला कि जो उसके क्वेश्चंस में वर्डिंग थी वो बड़ी अफेक्ट हुई दूसरे इंसान के रिस्पॉन्स में, उनकी मेमोरी में, कि वो आगे से उसी के मुताबिक जवाब दे रहे थे। अब मेमोरी के जो एरर्स हैं इन एवरीडे लाइफ, मेमोरी के क्या एरर्स होते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसको स्टडी किया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में फॉल्स रिकॉल एंड रिकॉग्निशन से। ठीक है, कि किस तरह से मेमोरी एरर हो रहे होते हैं हमारी डेली की जिंदगी में। कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिसिपेंट्स को एक लाइन दी गई जिसमें बेड, रेस्ट, अवेक, टायर्ड, ड्रीम, वेक, नाइट, ब्लैंकेट, ये सारे वर्ड लिस्ट है वर्ड्स की। अब ये जो जितने भी इस लिस्ट के अंदर वर्ड्स यूज किए गए हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, और उन्हें कहा गया कि अब आपने जो वर्ड आपको बताए गए हैं इन्हें आपने दोबारा नोट करना है, लिखना है। जिसके अंदर उन्होंने स्लीप का वर्ड भी लिखा, हालांकि उस लिस्ट के अंदर स्लीप का वर्ड नहीं था।
क्यों? क्योंकि वो सारे वर्ड मिलते जुलते हैं और सारे वर्ड स्लीप के रिलेटेड है, लेकिन स्लीप ही नहीं है, लेकिन उन्हें इस चीज की उनके अटेंशन में एरर था जिसकी वजह से उन्होंने अंदर स्लीप भी लिखा। तो इस तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो कि जिसके अंदर हम खुद से एडेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट हमारे माइंड में वैसे बने होते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बने होते हैं। इसकी ज्यादा समझ आपको इस एक्सपेरिमेंट से आएगी जो गॉर्डन बोयर एंड उनके को वर्कर्स ने 1979 में किया था, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द डेंटिस्ट। इसमें उन्होंने एक स्क्रिप्ट बताया कि एक जो बिल है वो उसके दांत में दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाता है। वो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता, पहले वो गली में लगे तमाम डेंटल के पोस्टर्स देखता है, उसके बाद वो डॉक्टर तक पहुंचता है। वो डॉक्टर उसको उसका मुआयना करता है, उसे बताता है कि आपके दांत में कैविटी है, उसके बाद उसको मेडिसिन देता है, और वो और उससे कहा जाता है कि आपने इतने टाइम बाद दोबारा चेकअप करवाना है, और वो वापस आ जाता है। उसके बाद उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपेंट्स को, अब ये स्क्रिप्ट आप खुद से लिखें। तो हमारे माइंड में हर चीज का स्क्रिप्ट बना होता है, रेस्टोरेंट में जाके क्या करना है, डेंटिस्ट के पास जाके क्या करना है, तो वो एक स्क्रिप्ट होता है हमारे माइंड के अंदर। ठीक है, और जब उन्होंने ये लिखना शुरू किया तो उन्होंने ये भी लिखा कि जब डॉक्टर के पास वो गया तो उसने पहले रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन उन्हें जो स्क्रिप्ट बताया गया था उसके अंदर तो ये नहीं था, लेकिन जो स्क्रिप्ट हमारे माइंड में बना होता है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में हमारी चीजें यूज हो रही होती हैं, उसके मुताबिक हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। रिमेम्बरिंग हु सेड व्हाट, सोर्सिंग, मॉनिटरिंग एंड जेंडर स्टेरियोटाइप्स। सोर्स मॉनिटरिंग एक एक्सपेरिमेंट था, ऊपर भी हमने इस देखा है कि मैंने कहा था कि बाद में पढ़ेंगे। इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात हो रही है कि इसमें होता था कि क्या कहा जा रहा है और कौन कह रहा है। ठीक है, जिसमें यहाँ से आपको समझ आएगा कि अगर एक सेंटेंस बोला जाता है कि आई लाइक बेसबॉल, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट रीड की जाती है और नीचे जस्ट क्रिस लिखा हुआ है। फिर एक पजल ब्रेक होता है और बताया जाता है कि क्रिस इज मेल, पैट इज फीमेल, कि क्रिस जो है वो मेल है, जेंडर रिवील हो गया। एंड देन इज आई लाइक बेसबॉल, और अब बताया जाता है कि इसका सोर्स क्या है। अब हमें सोर्स का हिंट लोगों ने किस तरह किया कि क्रिस एक मेल है, उसके साथ जुड़े हुए एक सेंटेंस को देखा कि आई लाइक बेसबॉल। अगर ये आता कि वो कोई बात होती कि मुझे किचन में ये खाना पसंद है, तो लोग कहते हैं कि फीमेल। ठीक है, तो ये वो मेमोरी के अंदर हमारे एक जो कंस्ट्रक्शन हुई होती हैं, जो एक स्क्रिप्ट बने होते हैं, उनके मुताबिक हम चीजों को और एवरीडे लाइफ में अपनी मेमोरी को यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे मेमोरी में एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से हम उसको अटेंशन देंगे, जिस तरह से फोकस करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स भी उसी के मुताबिक आएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर 37। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।